नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। पिछली क्लास में हमने राज्य राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं और उनके सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था। अब हम इस क्लास में अपने इस लेक्चर में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और संप्रभुता इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में 5 प्रकार के सिद्धांत अपने सिलेबस में है और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं ये। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर है शक्ति का सिद्धांत, इसे ही बल प्रयोग और युद्ध का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर तीसरा है आपका परिवार का सिद्धांत, इसे रक्त संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा है सामाजिक समझौता का सिद्धांत और पांचवा है विकासवादी क्रमिक और वैज्ञानिक सिद्धांत। 4 और 5 आपके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तीसरा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से ज्यादा समाज की उत्पत्ति पर बल देते हैं ये। तो हम पहले सिद्धांत का वर्णन करेंगे, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट फिल्मायर ने किया, जिनके बुक का नाम था पेट्रियारिका, और इसके समर्थक थे जेम्स प्रथम और लुई 14। और भारत में इसके समर्थक थे मनु जिनकी पुस्तक का नाम था मनु स्मृति। जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ फ्री, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लॉ ऑफ फ्री मोनार्की इनकी पुस्तक का नाम है। और जेम्स प्रथम का कथन है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जैविक प्रतिमा है, यानी कि राजा को ईश्वर ने अवतार बना के अपना भेजा है और जो मनुष्य का कल्याण करेंगे, ये जेम्स प्रथम का मानना था। फ्रांस में इसका प्रतिपादन ब्रिस्वे और लुई 14 ने किया। लुई 14 ने अपने आप को कहा मैं ही राज्य हूँ, ये लुई 14 का कथन था। ये दोनों कथन इंपोर्टेंट है, आपके पूछे गए हैं कई बार और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि जेम्स प्रथम ने क्या कहा और लुई 14 ने क्या कहा। फिर मनुस्मृति में भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया है तथा सत्ता शासन जो है आनुवंशिक बताई गई है। दूसरा सिद्धांत है आपका राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, इसे युद्ध का सिद्धांत भी कहते हैं। राज्य युद्ध के बल पर अस्तित्व में आया। प्रतिपादक ओपनहाइमर थे तथा इसके समर्थक थे त्रितास्के, ह्यूम और वाल्टेयर नीत्शे, इसके समर्थक थे। ओपनहाइमर ने लिखा है राज्य एक वर्गीय संगठन है, इसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है, ये आपको ओपनहाइमर ने लिखा है। फिर है ह्यूम ने क्या लिखा है इसके बारे में। ह्यूम का मानना है राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। फिर त्रितास्के लिखते हैं राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। फिर वोल्टेयर लिखते हैं प्रथम राजा भाग्यशाली योद्धा था। नीत्शे ने राज्य के अतिमानव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन आएगा कि राज्य के अतिमानव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये राज्य के अतिमानव के सिद्धांत का प्रतिपादन नीत्शे ने किया। मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। मार्क थाउजेंड ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है, ऐसा इन्होंने कहा। फिर हमने पहले आपको पढ़ाया था कि यूएसए शिकागो में शक्ति के सिद्धांत का महत्व बताया गया, जहां से आपके आधुनिक राजनीति का जन्म हुआ। इसके आलोचक थे बोधा और ग्रीन, इसके आलोचक थे। बोधा का मानना था शक्ति केवल डाकुओं के ग्रोह का निर्माण कर सकता है, और ग्रीन का मानना था राज्य इच्छा का प्रतीक है, शक्ति का नहीं। हिटलर शक्ति बल पर आया था, सो शक्ति के बल नष्ट हो गया, ये इन्होंने हिटलर के बारे में ग्रीन ने कहा था। फिर तीसरा सिद्धांत है परिवार का सिद्धांत, या फिर इसे रक्त संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे पहले आता है परिवार, इसके बाद वंश, फिर समाज से राज्य का निर्माण होता है। तो ये कहीं ना कहीं राज्य से ज्यादा समाज के निर्माण पर अधिक बल देते हैं। ये परिवार में स्त्री, बच्चे और पुरुष आते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक तो
पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, दूसरा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। इसमें सीधे-सीधे क्वेश्चन आता है कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के कौन प्रतिपादक थे और कौन इसके आलोचक थे। तो इसमें प्रतिपादक थे हेनरी मैन। हेनरी मैन ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैन से याद रखेंगे, मैन से आदमी यानी कि पितृ। और इसके समर्थक थे अरस्तु, आलोचक थे इसके वैशोफेन, स्मॉल और जैक्सफर्ड। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके जैक्सफर्ड और वैशोफेन। ये दोनों मात्र सत्तात्मक समर्थक थे। फिर वैशोफेन का मानना था पितृसत्तात्मक समाज से पूर्व ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों में मात्र सत्तात्मक समाज विद्यमान था। श्रम विभाजन नहीं था तथा महिलाएं पुरुषों की तरह कार्य करती थीं। ये वैशोफेन का मानना था। फिर चौथा सिद्धांत है आपका राज्य की उत्पत्ति का समझौता का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के विचार के विपरीत प्रतिक्रिया के स्वरूप में आया है ये। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में बताया था कि ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है और समझौते के सिद्धांत में बताया है कि व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके ही राज्य का निर्माण किया है। जैसे कि व्यक्ति ने आपस में समझौता किया है तथा अपनी शक्तियां उनकी तुम्हें में से किसी व्यक्ति में दे दी है। सारी शक्तियां कि भाई तुम हमारे जीवन की रक्षा करो, हमारी सुरक्षा करो, बाकी हम तुम्हें अपनी सारी शक्ति दे रहे हैं। यानी कि उस व्यक्ति के साथ समझौता कर लिया है इसमें। अब देखो ये इसमें यही कह रहा है इसमें, राज्य में रहने वाले व्यक्तियों ने राज्य बनाए हैं। राज्य वैसा ही कार्य करेगा जो व्यक्ति कहेगा। राज्य एक यंत्र की भांति कार्य करेगा। इस सिद्धांत को इस सिद्धांत को यांत्रिक सिद्धांत भी कहा गया है। राज्य व्यक्तियों के आपसी सहमति का परिणाम है। इस सिद्धांत ने लोकतंत्र की नींव रखी। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दायित्वों की व्याख्या करना है। फिर 17वीं व 18वीं सदी में यह चरम पर था तथा फ्रांस की क्रांति के पश्चात इस सिद्धांत में गिरावट आई। तो इसका सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। हर सिद्धांत अपनी एक मियाद लिखकर आता है। हर सिद्धांत का एक टाइम होता है। धीरे धीरे एक सिद्धांत पहले शुरू होता है, फिर उसका चरम काल आता है, फिर धीरे धीरे उसका पतन काल आता है। इसी तरीके से ये सिद्धांत 15वीं-16वीं सदी में जन्मा और 17वीं से 18वीं सदी में चरम पर पहुंचा। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें पतन आने लगा। फिर इस सिद्धांत का स्थान विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। फिर सामाजिक समझौते का सिद्धांत अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1719 का प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। इसके बारे में कैटलिन ने क्या कहा था? सॉरी, कौटिल्य। कौटिल्य भारतीय राजनीति के जनक माने जाते हैं। भारतीय सामाजिक सिद्धांत के समर्थक थे। इन्होंने भी सामाजिक समझौते के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या करी। तो इन्होंने कहा कि राजा प्रजा के बीच एक समझौता हुआ है। कृषि जनता 1/6 कर देगी तो व्यवसाय में लगी जनसंख्या 1/10 भाग कर के रूप में देगी और राजा इसके बदले उनके राज्य की रक्षा करेगा। फिर महाभारत में भी यही विचार देखने को मिलता है। फिर सोफिस्ट विचारधारा भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत मानी जाती है। आधुनिक काल में सामाजिक समझौते का सिद्धांत रिचर्ड हुकर ने दिया। समर्थक है इसके पॉन्डेफोर्ड, इनोज, रोसियस और स्पष्ट रूप से जो इसका प्रतिपादन है जो कि त्रिमूर्ति माने जाते हैं, हॉब, लॉक और रूसो। 20वीं सदी में जॉन रॉल्स ने न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन ये भी आता है कि न्याय के क्षेत्र में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादन किसका है? वो है आपका जॉन रॉल्स का सिद्धांत। को साधन तथा व्यक्ति को साध्य मानता है, यानी कि व्यक्तिवादी सिद्धांत है। इसमें व्यक्ति को महत्व दिया गया है। राज्य को व्यक्ति के लिए काम करना ही पड़ेगा। व्यक्ति राज्य से कुछ भी काम करवा सकता है।
इसके आलोचक हेनरी मैन, हुल्जे, ग्रीन और बेंथम रहे हैं। ये आपको चीजें और स्पष्ट स्पष्ट होने लगेंगी जब हम थिंकर्स वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब हम पढ़ेंगे कि हॉब्स, लॉक और रूसी की क्या विचारधारा थी, फिर उसके बाद हेनरी मैन और ग्रीन और बेंथम क्यों इन्होंने आलोचना करी। ये धीरे धीरे सक्सेशन प्रक्रिया होती है, उसके तहत ही इसे समझेंगे और आपको फिर चीजें याद भी रहेंगी। हेनरी मैन ने इसे अनैतिहासिक बताया, हुल्जे ने झूठा बताया और ग्रीन ने कठोर कल्पना बताया, बेंथम ने इसे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित बताया। ये आपका बेंथम का मानना था। फिर आपका विकासवादी या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। राज्य क्रमिक रूपी विकास का परिणाम होता है। समर्थक है इसके गार्नर, गिलक्राइस्ट, समनर, टेलर, वर्गेस मैकाइबर तथा ब्लांस्की। गार्नर का कथन देखते हैं। गार्नर ने कहा था कि राज्य न तो ईश्वर की दृष्टि है, न ही भौतिक शक्तियों का परिणाम है। राज्य ना ही सामाजिक समझौते की कृति है और ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित ऐतिहासिक संस्था है। ये गार्नर फिर का मानना था। फिर गार्नर ने फिर कहा कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। फिर ब्लंटस्की का मानना है। ब्लंटस्की ने इस सिद्धांत का उल्लेख किया, भले ही सत्य ना हो, लेकिन उपरोक्त सभी सिद्धांतों में वे कुछ ना कुछ तत्व दिए हैं। इसने राज्य के विकासवादी सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत ने धर्म दिया है और आपका परिवार के सिद्धांत ने संबंध तत्व दिया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक चेतना दी है। ये यहाँ पर आपका राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत समाप्त होते हैं। फिर इसके बाद नया टॉपिक है संप्रभुता, सोवरेनिटी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, संप्रभुता किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये बना है संप्रभुता सुपर और एनस शब्द से मिलकर बना है। और राज्य का प्राण तत्व किसे कहते हैं? संप्रभुता को बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया, राज्य का प्राण तत्व किसे बोलते हैं? संप्रभुता के बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सुपर और इनस, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। और ये है आपका लैटिन भाषा का शब्द है। सुपर सोवरेनिटी किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द से बना है। इसे हम याद रखेंगे। फिर अरस्तु ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया। आधुनिक काल में लॉक ने इसे प्रयोग किया। अरस्तु ने संप्रभुता के लिए सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। संप्रभुता के जनक किसे माना जाता है? संप्रभुता के जनक दीन गोंदा को माना जाता है, जिनकी बुक थी सिक्स बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक, 1576 ईस्वी में लिखी गई थी वो। संप्रभुता के प्रकार, दो प्रकार की संप्रभुता बताइए। आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता गार्नर इसके जनक हैं और बाह्य संप्रभुता के जनक हैं ग्रोसियस। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम जैसे आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा क्या क्या पूरे संप्रभुता में हर एक चीज क्या क्या होती है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे बोंदा ने कहा है, बोंदा का महत्वपूर्ण कथन है, संप्रभुता के जनक भी बोंदा को मानते हैं। संप्रभुता नागरिक व प्रजा पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई कानून बाध्य नहीं होता। अब देख रहे हो, इन्होंने संप्रभुता को ऐसे लागू कर दिया, इस पर कोई भी कानून बाध्य नहीं है। सब सब संप्रभुता सर्वोच्च मानी है उन्होंने। फिर है ऑस्टिन, संप्रभुता वह है जिसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं, लेकिन वह किसी की आज्ञा का पालन का आदि नहीं होता। इन्होंने एक कदम और ऊपर बढ़ के बात करी है। अरे विलोबी, विलोबी ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये विलोबी का कथन है। फिर कैटल का कथन है, विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। अगर किसी को विभाजित कर दिया जाए तो उसमें संप्रभुता क्या ही रह जाएगी, इन्होंने कहा है। फिर ऐसे ही हॉब्स ने भी कहा है सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। सीमित संप्रभुता, इन्होंने कहा है कि संप्रभुता होनी चाहिए एक व्यक्ति में, सीमित संप्रभुता होनी चाहिए। सीमित सीमित कर दोगे तो संप्रभुता का क्या ही महत्व है। सीमित कर दोगे तो कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं पाएगा। ये हॉब्स का मानना था।
और है आपका वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने कहा है संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है, वह उसका पालन करवाती है। ये वुड्रो विल्सन का मानता था। फिर आपका कलहन। देखो कलहन और लीवर को हम याद रखें। कलहन ने अर्ध त्रिभुज और अर्धवृत्त की बात कही है इसमें। संप्रभुता जिस प्रकार अर्ध त्रिभुज व अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं कहते। इन्होंने भी असीमित संप्रभुता की बात करी है। फिर लीवर। लीवर ने कहा है कि जिस प्रकार मुझको नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को एवं वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये लीवर का मानना है। तो लीवर को याद रखेंगे। लीवर में आपका वृक्ष है, व्यक्ति, फूल पत्ते की बात करी है, तो इससे ये ना लीवर ने बात करी। फिर कलहन ने जो अर्ध तरबूज की बात करी है। तो इस तरीके से हम परिभाषा बहुत सारी दी गई है, इन्हें कुछ छोटे छोटे कीवर्ड से याद करने की कोशिश करेंगे इन्हें। फिर रूसो। रूसो ने कहा है कि सार्वजनिक संकल्पना ही संप्रभुता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें संप्रभुता के क्या लक्षण है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 लक्षण होंगे उसमें, और चौथा ऑप्शन जो है वो गलत होगा। कोई सा ऑप्शन उनमें से गलत होगा। तो इसलिए इसके 8 लक्षण हैं। ये याद करना बहुत जरूरी है। एक है अविभाज्यता। संप्रभुता अविभाज्य नहीं होती। दूसरा निरंकुशता, अद्वैतता, मौलिकता, सार्वभौमिकता, असीमितता, हस्तांतरणीयता और पूर्णता। संप्रभुता अविभाज्य होती है। ये विभाज्य नहीं हो सकती बिल्कुल भी। किसी के साथ संप्रभुता बांटी नहीं जा सकती। निरंकुश। संप्रभुता निरंकुश होगी, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं होगा। अद्वैतता, इसमें कोई भी डबलिंग इसमें नहीं होगी। संप्रभुता सिर्फ एक रहेगी। मौलिकता, मौलिक बिल्कुल संप्रभुता मौलिक होगी। सार्वभौमिकता, अपने क्षेत्र में, जैसे ये इसका क्षेत्र है तो संप्रभुता यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, सारे क्षेत्र में संप्रभुता होगी। इसे ही सार्वभौमिकता कही। फिर असीमितता, जब सीमित कर देंगे तो संप्रभुता का क्या ही महत्व रह जाएगा। फिर है आपका हस्तांतरणता। संप्रभुता सिर्फ एक व्यक्ति में निहित होगी, इनका ये मानना था, जो कि हस्तांतरण नहीं होगी। पूर्णता, ये अपने आप में पूर्ण है, बाकी सब जो है अपने आप में अपूर्ण है। देखो संप्रभुता के रूप, औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। फिर है कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। फिर है राजनीतिक संप्रभुता और लौकिक संप्रभुता। फिर है विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। नंबर 1 है औपचारिक संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता यानी कि कानूनी रूप से संप्रभुता किसके पास है। जैसे कि संविधान में वर्णन कर दिया गया है कि भारत का जो है सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, तो ये होगी औपचारिक संप्रभुता। परंतु उन शक्ति का वहन कौन करेगा, वो होगा प्रधानमंत्री। तो वो होगी वास्तविक संप्रभुता। अब यहाँ पर वास्तविक संप्रभु कौन है भारत में, वो है प्रधानमंत्री। और औपचारिक संप्रभु कौन है, वो है आपके राष्ट्रपति। तो यही तो बातें लगे। वह संप्रभुता होती है जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण सत्ता नहीं रहती है, लेकिन औपचारिक संप्रभु औपचारिक संप्रभुता में उस सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उसे विवेक का अधिकार नहीं देता है। जैसे कि इंग्लैंड का संप्रभु सम्राट और भारत में राष्ट्रपति। वास्तविक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है जिसमें जो व्यवहारिक रूप से संपूर्ण सत्ता का प्रयोग करती है, लेकिन औपचारिक संप्रभु के नाम पर करती है। इसमें नाम तो चलेगा औपचारिक का ही। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कोई भी काम करते हैं तो वो राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाते हैं, परंतु करते कौन है, वो करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि भारत का पीएम और ब्रिटेन का पीएम। तो आपकी कानूनी संप्रभुता, दो संप्रभुता है यहाँ पर, कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। इसमें अंतर किया है डाइसी ने, समर्थन किया है इसमें लॉस्की ने। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में सबसे पहला अंतर जो है डाइसी ने किया है। इन्होंने ही कानूनी संप्रभुता की परिभाषा दी है। डाइसी ने कहा है कानूनी संप्रभुता एक ऐसी संस्था को कहते हैं जो सदा
सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। कानूनी संप्रभुता तभी तक मान्य होती है जब तक उसे न्यायालय मान्यता देता है। कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। यदि उसे मान्यता नहीं मिलती तो कानून संप्रभु नहीं रह जाता। जैसे कि भारत में संसद सहित राष्ट्रपति। तो कानूनी संप्रभुता वो होती है जब न्यायालय द्वारा एक कानून को या फिर संसद द्वारा किसी कानून को मान्यता मिल जाती है तो वो उसे कानूनी संप्रभु कहते हैं। फिर है राजनीतिक संप्रभुता। उसका जन्म इंग्लैंड में 1688 में जब गोरखपुर इंग्लैंड में क्रांति हुई तब जो है राजनीतिक संप्रभुता अस्तित्व में आई। राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधि, निर्वाचन मंडल और विभिन्न प्रकार के जुलूस आदि में पाई जाती है। राजनीतिक संप्रभुता अब जैसे संसद है, संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है, हर एक सांसद। तो इसीलिए इसे हम राजनीतिक संप्रभुता बोलेंगे। इसमें देखो जनप्रतिनिधि होगा, निर्वाचक मंडल होगा और जुलूस आदि होंगे इसमें। तो सभी लोग इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। डाइसी का एक और कथन है, देखो जहाँ कानूनी और वकीलों की बात आएगी वहां पर मोस्टली आंसर है कि डाइसी डाइसी ठीक होंगे। वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे एक ऐसी सर्वोच्च सत्ताधारी संप्रभुता होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता अपना सिर झुकाती है। अब इसमें कौन बड़ा हो गया? राजनीतिक संप्रभुता बड़ी हो गई, कानूनी संप्रभुता छोटी हो गई। क्योंकि राजनीतिक जो दल है जैसे कि संसद है वही कानून का निर्माण करती है और संसद चाहे तो उस कानून को खत्म भी कर सकती है। अब इसमें लिखा है अर्थात राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधि कानून का निर्माण करती है तथा कानून को लागू करते हुए कानून को समाप्त भी कर सकती है। यही आपका कार्य हो गया विधायिका और कार्यपालिका का। गिलक्राइस्ट गिलक्राइस्ट लिखते हैं आगे, राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाई जाने वाली समस्त प्रभावों का योग है। ये आपका गिलक्राइस्ट लिखते हैं। फिर है तीसरे नंबर पर राजनीतिक संप्रभुता व लौकिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता के जनक है लॉक और लौकिक संप्रभुता के जनक है रूसो। इन्होंने जनप्रतिनिधि राजनीतिक संप्रभुता में जनप्रतिनिधि प्रधान होते हैं और लौकिक संप्रभुता में रूसो प्रधान होता है। वैसे सॉरी लौकिक संप्रभुता के जनक रूसो हैं जिन्होंने जनता को संप्रभुता का जनक माना है। इसे लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इन दोनों संप्रभुताओं में कोई अंतर नहीं पाया जाता क्योंकि दोनों जनता में निहित पाई जाती हैं। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता जनप्रतिनिधि में व लौकिक संप्रभुता जनता में पाई जाती है। फिर आपका विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य सम्मत संप्रभुता। ये प्रश्न आता है इन दोनों संप्रभुता में किसने अंतर किया? गार्डनर ने अंतर किया, अंतर नहीं माना, ऑस्टिन ने कोई अंतर नहीं माना इसमें दोनों में। विधि सम्मत संप्रभुता क्या होती है इसे समझते हैं हम। वह संप्रभुता होती है जिसे उस देश की कानून उस देश की कानूनी मान्यता प्राप्त है और वह उस देश के संविधान के अनुसार शासन करती है। वहां की जनसंख्या उसे आदेशों को स्वाभाविक रूप से मानती है। वहां की जनसंख्या उसके आदेशों को स्वाभाविक रूप से मानती है। ये आपके विधि सम्मत संप्रभुता हो गई। विधि सम्मत संप्रभुता वो होती है जैसे कानून से मान्यता प्राप्त है। जैसे कोई भी नया किसी ने कोई भी बात बोल दी, यदि वो कानून से मान्य नहीं है, कोई भी नियम है, कोई भी यदि उसे कानून ने मान्य नहीं बनाया तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। यदि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई उस नियम को तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हो गया विधि सम्मत, यानी कि विधि के सम्मत हो गई। फिर हो गया तथ्य सम्मत। जो विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होता है, कानून को कौन बनवाता है? अपना संसद। संसद का काम होता है कानून बनाना। तो तथ्य सम्मत का यही अर्थ है जो विधि सम्मत संप्रभुता के पीछे होता है। जैसे कि पीएम प्रधानमंत्री विधि जनता तथा तथ्य, यह विधि सम्मत संप्रभुता से अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन यह शासक के रूप में तभी मान्य है
जो स्वयं में विधि सम्मत संप्रभुता में ना बदल जाए। बिल्कुल। हम पढ़ते हैं संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता के 2 प्रकार होते हैं। एक है एकलवादी संप्रभुता, दूसरा है बहुलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता 16वीं से 19वीं सदी तक चली, बहुलवादी संप्रभुता 20वीं सदी के बाद आई, यानी कि ये आधुनिक है, ये थोड़ी प्राचीन है। एकलवादी संप्रभुता के जनक आते हैं आपके हैं बोधा। होब्स ने इसे आगे बढ़ाया, ऑस्टिन ने इसे चरम पर पहुंचाया। जनक भी बोल देते हैं ऑस्टिन को एकलवादी संप्रभुता का। एकलवादी संप्रभुता जैसे कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि एकलवादी मतलब एक संप्रभुता किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में होगी, एकात्मक व्यवस्था पर आधारित होगी। यहाँ पर जो है सभी शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, सभी शक्तियों का केंद्रीकरण एक व्यक्ति के हाथ में होगा। और संप्रभुता यहाँ पर अविभाज्य होगी। जब एक ही व्यक्ति के हाथ में है तो विभाज्य करने का कोई मतलब है नहीं। फिर है संप्रभुता सीमित सीमित होती है। इसमें एक व्यक्ति को इतना निरंकुश बना देते हैं कि वो अपने हिसाब से हर एक काम अपने हिसाब से कर सकता है, जैसा उसका मन करे, जो उसका मन करे, बस वो काम कर सकता है। इसके विरोध में आई बहुलवादी संप्रभुता। इसके जनक बहुलवादी संप्रभुता के जनक थे गिरेक। वे मिडलैंड से बना इंग्लैंड, और गिरेक थे जर्मनी के। विलियम जेम्स ने इसे यूएसए में दार्शनिक आधार प्रदान किया। जब इसके विरोधाभासी बनी तो इसमें एकलवादी में था एकात्मक व्यवस्था, बहुलवादी में बनी संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक संप्रभुता में थी केंद्रीकरण, इसमें था विकेंद्रीकरण। फिर इसमें सीमित संप्रभुता कर दी, फिर इसमें यह विभाज्य कर दिया गया। अब जैसे भारत जैसा देश है, इसमें कोई भी अपने आप में संप्रभु नहीं है। सबका जो है बटी हुई है, सबके पास सब अपने कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। ये बहुलवादी का मतलब है। विकेंद्रीकरण होता है, यहाँ पर सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में होती है। जैसे किसी पर कोई मंत्रालय, वो अपने मंत्रालय के लिए जवाबदेही है। यहाँ पर जवाबदेही हो जाती है, यहाँ पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती। सीमित संप्रभुता होती है, सभी कानून से बंधे होते हैं। फिर विभाज्य होती है, विभाज्य बता दिए, सत्ता बढ़ जाती है। संघात्मक व्यवस्था होती है, एक जगह शासन न होकर संघात्मक बहुत सारे संघों में विभक्त होती है आपकी संप्रभुता। इसके समर्थक कौन है? समर्थक है इसके लास्की, मैकाइबर, फिंगिस, जीडीएच कोल, मिस पालेट, डिग्विट, इसके समर्थक है। अब एकलवादी संप्रभुता का हम वर्णित रूप पढ़ेंगे। एकलवादी, अब इसे क्या क्या बोलते हैं देखो। एकलवादी कानूनी संप्रभुता, निरंकुश, अमर्यादित, अद्वैतवादी, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। ऑस्टिन ने इसे चरम पर पहुंचाया। अब देखो ऑस्टिन कैसी कैसी बात करेगा। कानून संप्रभु का आदेश है, मतलब यदि कोई कानून बना दिया गया, उसकी कोई जांच नहीं होगी, कोई निर्णय नहीं होगा, बस वो संप्रभु का आदेश है और जनता को उस कानून का सिर्फ वहन करना है। पूर्ण निरंकुश संप्रभुता, ये हॉब्स ने दी है। फिर एक कानून जो बोलता है वह संप्रभु है, ये फिर ऑस्टिन ने ये बात कही है। कानून जो बोलता है वह संप्रभु है। उच्च तरह से निम्नतर को दिया जाने वाला आदेश है, यानी कि एक व्यक्ति ऊपर बैठा होगा जो संप्रभु होगा, और वो नीचे सभी व्यक्ति जितने भी जनता बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, इन सबको आदेश देगा और इन्हें हर हालत में इस व्यक्ति का आदेश मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर दंड दिया जाएगा। इसके विस्तार से पढ़ते हैं हम। एकलवादी या कानूनी संप्रभुता का विचार बोधा ने दिया। बोधा की बुक का नाम है सिक्स बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। आप इसे याद कर लेना, इसे बहुत अंडरलाइन कर लेना भाई, बहुत बार पूछी जाती है बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। हॉब्स ने बोधा के इस विचार को आगे बढ़ाया तथा ऑस्टिन ने इसे चरम पर पहुंचाया। बोधा एक फ्रांसीसी विचारक थे। इनके समय में फ्रांस में धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच युद्ध का बोलबाला था, जिसे फ्रांस की जनता असुरक्षा और अशांति महसूस कर रही थी। देखिए हर किसी विचारक का विचार जो है उसकी आसपास की परिस्थितियों के अनुसार
रहता है। जैसे किसी के ऐसे समाज में किसी का जन्म हुआ है जहाँ पर भाई उसने हमेशा दुख दुख देखा है, लड़ाइयाँ देखी हैं और चोरी-चकारी देखी है, बहुत सारा दुख देखा है उसने, तो उसका विचार उसी की तरह हो जाएगा कि यार समाज तो बहुत गंदा होता है, बहुत बेकार समाज होता है। और किसी का जन्म हुआ है, भाई उसके परिवार में अच्छा माहौल है, सभी लोग हँसी-खुशी से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो उसका विचार भी ऐसा हो जाएगा कि यार मतलब जीवन बहुत अच्छा होता है, जीवन में कोई चोरी वगैरह कम होती है, ईमानदारी से लोग बाग जीते हैं, तो उसका विचार भी उसी की तरह बन जाता है। तो ऐसे ही बौद्ध का जन्म उस टाइम पर हुआ जब फ्रांस में धर्म सत्ता और राजसत्ता का बोलबाला था, दोनों के बीच लड़ाइयाँ चल रही थी और असुरक्षा थी, लड़ाइयाँ थी, चोरी-चकारी, डकैती ये सब हो जाती थी, डाकुओं का दौर था। तो फिर बोधा के विचार उसी के हिसाब से बने। फिर बोधा ने फ्रांस की जनता की सुरक्षा व शांति के लिए निरंकुश संप्रभुता की को आवश्यक माना। इसने कहा भाई इस बेईमानी, चोरी-चकारी और डकैती वाले माहौल में एक व्यक्ति निरंकुश संप्रभु होगा जिसका शासन जो कानून बनाएगा और जिसका कानून हर किसी को मानना पड़ेगा और जो कोई नहीं मानेगा उसके लिए दंड का तो उसे दंड दिया जाएगा। ये बोधा का मानना था। अब देखो बोधा ने फ्रांस के राजा में निरंकुश संप्रभु का गुण देखा। वह कहा कि राजा को सत्ता दे दी जाए तो जनता की सुरक्षा बढ़ जाएगी। हालांकि इनका मानना ये नहीं था कि उसे राजा को निरंकुश बना दो, परंतु इन्होंने जनता की सुरक्षा के लिए राजा को संप्रभु बनाने की कोशिश करी, बिल्कुल निरंकुश संप्रभु बनाने की कोशिश करी। फिर बुद्ध के संप्रभुता संबंधी विचार फ्रांस युद्ध का परिणाम माना जाता है। बोधा ने फ्रांस के राजा में संप्रभुता का गुण देखा और कहा कि संप्रभु नागरिक व प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति, इस पर कानून का कोई भी बंधन नहीं होगा, ये बोधा ने कहा। फिर संप्रभुता द्वारा बनाए गए कानून के अधीन सभी लोग और सभी इन्हीं कानूनों का पालन करेंगे, अर्थात राजा सर्वोपरि होगा और जिसका कार्य होगा राज्य की सुरक्षा करना, शांति, न्याय और मुद्रा का कार्य करना होगा। आगे चलकर बोधा में अंतर्द्वंद आ गया, जिससे उसने अपने राज्यों में परिवर्तन कर दिया, कहीं राजा निरंकुश ना हो जाए। बोधा ने ये बात बोल तो थी कि सारी शक्तियां राजा में निहित कर दो और राजा तुम्हारा भला करेगा, अपने हिसाब से कानून बनाएगा और उसका पालन करवाएगा। और फिर बोधा को लगा अगर हम ऐसी किसी को शक्ति दे देंगे तो वो तो बहुत ज्यादा निरंकुश बन जाएगा, तो अपने आप को ईश्वर समझने लगेगा, जनता के लिए कुछ काम नहीं करेगा वो। तो इसलिए बोधा ने अपने विचारों में परिवर्तन लेकर आया और इससे लगा कि राजा इस तरीके से निरंकुश हो जाएगा। इसलिए बोधा को जो है एकलवादी संप्रभुता का जनक नहीं मानते हैं। ये काम ऑस्टिन ने आगे किया था। हम ऑस्टिन का विचार पढ़ेंगे आगे, जिसने पूरे निरंकुश राजतंत्र की उसने व्याख्यान किया है। बुद्धा ने अपने संप्रभु को सभी कानूनों से ऊपर बताया, लेकिन ईश्वरीय कानून, राजा जो है दो कानूनों से बंधा हुआ है, ईश्वरीय कानून एवं राज्य के मौलिक कानून के अधीन बताया उन्होंने राजा को। राजा कोई भी कानून बना सकता है, परंतु राजा ईश्वरीय कानून यानी कि जीवन और स्वतंत्रता, इसका अधिकार कभी नहीं छीनेगा और मौलिक कानून जो भी बनाए थे उन्होंने, उसको राज्य कभी नहीं छीन सकता। तो देखो आलोचक जो है इसकी सेवाएं ने कहा बोधा न तो मध्यकालीन रहा और न ही आधुनिक कालीन बन पाया। अर्थात बोधा ने संप्रभुता का विचार देकर मध्यकालीन से निकलकर विचार दिया, लेकिन संप्रभुता को ईश्वरीय व मौलिक कानून के अधीन बता दिया, ये इन्होंने माना। फिर अब हॉब्स ने सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभासी है। हॉब्स का एक कथन था, संप्रभुता को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप प्रदान किया हॉब्स ने। हॉब्स कहते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य, निरंकुश, अधेय और अहस्तांतरणीय है, यह हॉब्स का मानना था। संप्रभुता सुरक्षा, शांति व्यवस्था, न्याय, मुद्रा, किसी पर दंड कर लगा सकता है। संप्रभुता राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी कानूनों से ऊपर है। इन्होंने
चर्च को भी राज्य के अधीन कर दिया। ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट लाइन है। चर्च को किसने अधीन किया? राज्य के। हॉब्स ने। चर्च को भी राज्य के अधीन कर दिया। संप्रभु शक्तिशाली है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। अपवाद, अब देखो इन्होंने क्या अपवाद किया। यदि यदि संप्रभु प्रजा के प्राणों की रक्षा न कर सके या स्वयं प्राण लेने लगे तो संप्रभु राजा को हटा देना चाहिए। अब इन्होंने भी जो है संप्रभुता को कहीं ना कहीं जो है सीमित कर दिया। राजा के लिए कह तो थी कि संप्रभु होना चाहिए, सारी शक्तियां उसमें निहित होनी चाहिए, परंतु दो शर्तें लगा दी। यदि राजा प्रजा की रक्षा ना कर सके और प्रजा का स्वयं प्राण लेने लगे तो ऐसे संप्रभु राजा को हटा देना चाहिए। हॉब्स ने कहा क्या? सामाजिक सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है, ये हॉब्स का मानना था। फिर है बेंथम। बेंथम ने कहा संप्रभुता को मानवीय कानून के रूप में देखा जाना चाहिए, एक व्यक्ति में निहित माना बेंथम ने। बेंथम के अनुयायी व इंग्लैंड के प्रथम न्यायविद ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन द ड्यूरिप्रोडिशंस में संप्रभुता संबंधी विचार दिए। ऑस्टिन ने संप्रभुता संबंधी विचार को पूर्ण वैज्ञानिक बनाया और कानून संप्रभुता को चरम सीमा पर पहुंचाया। ये ऑस्टिन ने किया है। ऑस्टिन के कथन यहाँ शुरू हो जाएंगे। ऑस्टिन ने कहा है कानून संप्रभु का दिया हुआ आदेश है। कानून संप्रभुता का दिया हुआ आदेश है। ऑस्टिन ने क्या क्या बातें कही हैं? ऑस्टिन के अनुसार एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता और उसकी आज्ञा का पालन स्वतः करते हैं, वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु होगा तथा उस व्यक्ति वह संपूर्ण समाज सहित राजनीतिक समाज होगा। एक निश्चित व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन ना करे। इन्होंने ये बात बोली है जो कोई व्यक्ति अपने समान किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का आज्ञा का पालन ना करे, यानी वो स्वयं में एक हो जो किसी के आज्ञा का पालन नहीं करेगा, इसे इन्होंने संप्रभु बताया। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट कथन है, ये भी बहुत आपके यूपी टीजीटी में पूछे जाते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं आपके। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून एक निश्चित व श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित है। अब कानून संप्रभु का पालन सभी स्वतः करते हैं। फिर निश्चित व श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु अपने समान किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। अब इसके आलोचक हैं हेनरी मैन, हर्नसा और लुई ब्राइस। हेनरी मैन ने क्या कहा है इसके बारे में? हेनरी मैन ने कहा है ऐसा संप्रभु इतिहास में न खोजा जा सकता है, ये हेनरी मैन ने कहा। फिर हंसा ने कहा है कि ऑस्टिन के संप्रभु विचारक में हवलदारी की गंध आती है। हवलदारी की गंध किसने कहा? हंसा ने कहा। यानी कि हवलदार होगा वो सब पर सिर्फ कानून चलाएगा, राज चलाएगा और उसके आज्ञा का पालन, वो किसी के आज्ञा का पालन नहीं करेगा, किसी पर भी डंडा लाठी बजा सकता है। लुई ब्राइस ने कहा है ऑस्टिन का संप्रभुता का विचार आधुनिक काल से कोसों दूर है, ये ऑस्टिन का मानना है। फिर है बहुलवादी संप्रभुता। पहले हमने एकलवादी संप्रभुता का पूरा अध्ययन कर लिया। एकलवादी संप्रभुता में हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन ने पढ़ा है। आपका सर्वप्रथम विचार इसमें बेंथम ने दिया, फिर हॉब्स ने इसे आगे बढ़ाया और चरम पर इसे ऑस्टिन ने पहुंचाया। फिर बहुलवादी संप्रभुता। बहुलवादी संप्रभुता की मूलभूत विचारधारा यही है कि यह विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, संघवाद में विश्वास करती है
तो इसे देख लेते हैं एक बार। 20वीं सदी में एकलवादी संप्रभुता की प्रतिक्रिया के स्वरूप बहुलवादी विचारधारा अस्तित्व में आई। बहुलवादियों ने एकलवादियों की आलोचना की और कहा, संप्रभुता ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभुता का निर्माण किया है। इसे ऐसे समझेंगे हम कि संप्रभुता कानून का निर्माण नहीं करती, बल्कि कानून ही भारत के संविधान के तहत ही पीएम चुनाव होता है तथा इसके मंत्रिमंडल का गठन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? संविधान। संविधान यानी कि कानून। तो यही लिख रहा है कि संप्रभुता ने कानून का निर्माण नहीं किया, बल्कि कानून ने ही संप्रभुता का निर्माण किया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इसमें है राज्य संघों का संघ है, राज्य व संघ में अंतर अंतर किया है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, व संघ की नहीं। राज्य के पास अधिकारी व दंडाधिकारी शक्तियां होती हैं, संघ के पास नहीं होती। फिर है बहुलवाद के जनक, आपके ग्रेक जर्मनी में आ जाता है, मिडलैंड से रखेंगे इंग्लैंड। ये दोनों इसके मिडलैंड और ग्रेक इसके जनक माने जाते हैं। बहुलवादी राज्य को सर्वशक्तिमान के रूप में माना जाता है। समर्थक हैं इसके लास्की, मैकाइबर, बार्कर, फिंगिस, जीडीएच कोल, लिंडसे, क्रेव और डिग्विट मिसवालेट। क्रेव की बुक का नाम है मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट्स। लोकप्रिय संप्रभुता के कौन जनक हैं? रूसो लोकप्रिय संप्रभुता के जनक हैं। 16वीं सदी से 19वीं सदी तक एकलवादी संप्रभुता विद्यमान थी तथा 20वीं सदी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एकलवादी संप्रभुता के विरुद्ध बहुलवादी संप्रभुता आई। क्योंकि लगा भाई हम जो है शक्ति अगर एक व्यक्ति के हाथ में सौंप देंगे तो समाज का बंटाधार कर देगा। तो इसीलिए इसीलिए किसी भी एक व्यक्ति को संप्रभु ना बनाकर पूरे उसमें संप्रभुता का विभाजन कर दिया जाना चाहिए। संस्थाएं बना देनी चाहिए, संस्थाओं को ही अपने आप में अधिकार दे देने चाहिए तथा इन संस्थाओं को एक कानून के अंतर्गत लाना चाहिए। तभी इस संविधान का निर्माण, सारे देशों का संविधान का निर्माण हुआ। सारे देशों ने अपने आप को संविधान के अंतर्गत चलाने का प्रयास किया। यह एकलवादी संप्रभुता की प्रतिक्रिया स्वरूप आया। बिल्कुल हम पढ़ सके हैं। एकलवादी संप्रभुता केंद्रीकरण होती है तथा इसमें विकेंद्रीकरण होता है बहुलवादी में। फिर ये हम पढ़ ही चुके हैं। बहुलवादी संप्रभुता, विकेंद्रीकरण, लोक कल्याणकारी, उदारवादी, विभाज्यता तथा संप्रभुता इसमें सीमित होती है। बस ये और बचा है इसमें मार्क्सवाद, श्रमिक संघवाद, अराजकतावाद राज्य का अंत कर देना चाहते हैं, वहीं बहुलवाद राज्य को सीमित कर देना चाहते हैं, ये इन्होंने कहा है। विलियम जेम्स ने अमेरिका में बहुलवाद को दार्शनिक आधार प्रदान किया। इसमें आपके गिरेक, मिडलैंड और विलियम जेम्स ने जो है अमेरिका में प्रदान किया इसे दार्शनिक आधार। फिर इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, ये देख लेते हैं हम। बहुलवाद के बहुलवाद राज्य को संघों का संघ मानता है। बहुलवाद संप्रभुता को विभाजित और सीमित मानता है। यह कानूनी संप्रभुता के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया। यह लोकतंत्र में विश्वास करता है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। संप्रभुता कानून का निर्माण नहीं करती, बल्कि कानून ही संप्रभुता का निर्माण करता है। और सातवां है आपका बहुलवादी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। ये इसमें से कोई भी चार दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा प्रमुख सिद्धांत नहीं है, तो हम इसमें से कर लेंगे।
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जनक कौन थे? जीडीएच कोल। आज के लिए दोस्तों यहाँ पर रोकते हैं अपनी क्लास को, फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में अब हम सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य मानता है। यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे जो है राजनीतिक मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें कि हम अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र, वैधानिक तंत्र, विधि व दंड तंत्र और नागरिकता, हम इसका अध्ययन करेंगे। राजनीतिक यूनिट सेकंड का नाम है राजनीतिक मूलभूत अवधारणा। एक और क्लास अपलोड करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, तो टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और हम उन्हें सॉल्व करवाएंगे।